बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको शो में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। सबसे पहले आज की अहम खबरें और चंद अहम सवालात। पाकिस्तान में सियासी जंग शिद्दत इख्तियार करने वाली है। सिसिलियन माफिया इक्तदार और वसाइल पर कब्जे के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है। इमरान खान को नाअहल करने और तहरीक इंसाफ को इक्तदार से दूर रखने के लिए क्या नए मंसूबे बनाए जा रहे हैं। बिलावल भुट्टो की इमरान खान को धमकियों के पीछे समंदर पार बैठी कौन सी ताकतें हैं, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर आपको व्यूअर्स ये भी बताएं कि अमेरिका में बैठी कौन सी शख्सियत पाकिस्तान और अमेरिकी हुकाम की डिक्टेशन पर इस वक्त काम कर रही है और इंतखाबात ताखीर से कराने की क्या वजूहात है, और कौन सी अहम शख्सियात की रिटायरमेंट का बाकायदा तौर पर इंतजार किया जा रहा है, जिनके बारे में आम ख्याल ये है कि वो इमरान खान के खिलाफ जब भी इंतकामी कार्रवाइयां आगे बढ़ी तो एक तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जा सकता है इन अहम शख्सियात की तरफ से। और अगर नवंबर के बाद भी मैदान साफ करने में वक्त दरकार हुआ तो टेक्नोक्रेट हुकूमत का मुतबादिल क्या हो सकता है, इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और सबसे बड़ा सवाल, क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट इस मंसूबे पर अमल दरामद रोकने के लिए अपना कोई किरदार अदा करेगी, और क्या नवाज शरीफ की वतन वापसी में ताखीर भी ऐसे ही दरपर्दा मंसूबों का हिस्सा है। इन तमाम नकात पर और जो अहम सियासी सूरत हाल है, इस पर तफसील से बात करेंगे। लेकिन व्यूअर्स, सबसे पहले आपको ये बताएं कि कुछ अर्सा पहले ऐसी खबरें आना शुरू हुई कि हुकूमत किसी सूरत भी कब्ल अज़ वक्त इंतखाबात नहीं करवाएगी। अगर आपने सूबाई असम्बलियां तोड़नी है तो तोड़ दें, लेकिन हम किसी प्रेशर में आकर पूरे मुल्क में किसी सूरत भी इंतखाबात नहीं करवाएंगे। ख़जाने पे एक बोझ होगा। मुल्क इंतखाबात का मुतहम्मिल नहीं हो सकता, बल्कि इंतखाबात अपने मुकर्ररा वक्त से भी आगे जा सकते हैं। फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यहाँ तक कहा कि मुआशी बहरान से निकालने के लिए अभी हमें मज़ीद वक्त की ज़रूरत है। 8 माह और 30 माह की एक गर्दान सुनाते हुए हमें वो नज़र आए। फिर आपने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक बयान जारी किया गया। खान साहब ने ये कहा कि जो वाइब्स आ रही हैं मुल्क के अंदर, टेक्नोक्रेट सेटअप लाया जा सकता है और मुझे जल्द इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आती। यानी पिछले 3-4 रोज़ में कुछ ऐसा ज़रूर हुआ जो इमरान खान को, जिसने ये कहने पर मजबूर कर दिया कि किसी सूरत भी पाकिस्तान में हमें इंतखाबात होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मैंने लंदन के अंदर, अमेरिका में कुछ लोगों से बात की और फिर पाकिस्तान में मेरे सोर्सेज से जो इस वक्त बात हुई, और ये जानने की मैंने कोशिश की कि पिछले 3 दिनों में क्या हुआ, और फिर रजीम चेंज के बाद जो इस वक्त टास्क है पाकिस्तान की इम्पोर्टेड हुकूमत के पास, कुछ ज़िम्मेदार हलकों के पास, कि हमने किसी तरह इमरान खान की मकबूलियत का ग्राफ नीचे लेकर आना है। क्योंकि इन हालात के अंदर अगर हमने इलेक्शन की डेट्स दे दी या इलेक्शन अपने मुकर्ररा वक्त पर भी हो गए तो शायद इमरान खान की मकबूलियत सब कुछ बहा कर ले जाएगी। हम 2/3 की बात कर रहे हैं, वो 3/4 की जो एजेंसीज रिपोर्ट्स दे रही हैं उनके पास मौजूद हैं कि इमरान खान को कोई नहीं रोक सकेगा। तो इन हालात के अंदर पिछले 9 माह में जो कुछ भी हुआ, इसे रिवर्स गेयर लगेगा और खान साहब जो है इसे अंडू कर देंगे। तो इसीलिए ज़रूरी ये होगा कि किसी तरह मकबूलियत के ग्राफ को नीचे किया जाए, और इसके लिए कुछ किरदार अमेरिका में बैठे हैं, कुछ बरतानिया में, और फिर कुछ जो है पाकिस्तान में इस पूरे जो प्रोसेस है इसे अमली जामा पहनाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। अच्छा, अब जो खबर है वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। 7 नकात हैं। ये नकात क्या हैं जिससे आपको समझने में आसानी हो जाएगी, और मैं आपको खबर दे रहा हूँ कि इमरान खान की मकबूलियत को ख़त्म करने के लिए क्या एजेंडा जो है वो इन 3 ममालिक में तैयार किया गया। नंबर 1, हमारे ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि बिलावल को दौरा अमेरिका के दौरान वहां के अहम हुकाम के रेफरेंस से हुसैन हक्कानी अहम ब्रीफिंग देते रहे। उन्होंने इमरान खान को इलेक्शन और इक़्तिदार से दूर रखने का प्लान पेश किया, और इमरान खान के खिलाफ साजिश में हुसैन हक्कानी पेश हैं। जरा ये भी बताते हैं कि जरूरत पड़ने पर टेक्नोक्रेट हुकूमत का आइडिया भी अमेरिका से फ्लोट हुआ, ताकि आम इंतखाबात से पहले पाकिस्तान में वो तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए जाएं जो इंजीनियर्ड तरीके से तहरीक इंसाफ को इंतखाबात में अक्सरियत लेने से रोक सकें, और इससे पहले इमरान खान को नाअहल या गिरफ्तार कराने का भी पूरा बंदोबस्त किया जा सके। ज़रा ये भी बताते हैं कि तकरीबन 20 दिसंबर के करीब बिलावल भुट्टो की अमेरिका में हुसैन हक्कानी से खुफिया मुलाकातों में पाकिस्तान में मुस्तकबिल की हुकूमत के हवाले से अहम प्लानिंग की गई। टेक्नोक्रेट्स का एक मतलब IMF के एजेंडे पर अमल दरामद को भी यकीनी बनाना है। व्यूअर्स, आपको ये बताएं कि अमेरिका से
हलाई जाने वाली डोरियों के मुताबिक इम्पोर्टेड हुकूमत लाने का तजर्बा इससे पहले मोइन कुरैशी और शौकत अजीज़ की सूरत में हमारे सामने मौजूद है, और बिलावल भुट्टो जरदारी ने 2 रोज़ पहले इमरान खान के ख़िलाफ़ जो लबो लहजा इस्तेमाल किया, इससे ये पता चलता है कि शायद हुसैन हक्कानी की हमायत पर बिलावल जरदारी गैर मुल्की ताकतों की आशीर्वाद हासिल कर चुके हैं। नंबर 2, ज़राए के मुताबिक मौजूदा हुकूमत को ये मशवरे दिए गए हैं कि 4 अहम तरीन शख्सियात सदर आरिफ अलवी, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता मंदयाल और चेयरमैन सेनेट की रिटायरमेंट तक ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जाएं, ताकि ये शख्सियात इमरान खान को नाहिर करार देने, केसेस में सज़ा सुनाए जाने और इलेक्शन को इंजीनियर्ड बनाने के मंसूबे में रुकावट ना बन सके। और अहम तरीन बात यहाँ पर व्यूअर्स ये है कि इस्टेब्लिशमेंट में भी एक अहम शख्सियत के हवाले से कहा जा रहा है कि वो और उनकी टीम के कुछ अरकान इमरान खान को दीवार से लगाने के सख्त मुखालिफ हैं, और वो भी इस साल के आखिर में रिटायर्ड हो रहे हैं। पॉइंट नंबर 3, ज़रा ये भी बताते हैं कि अमेरिका में बैठी चंद शख्सियात ने हुसैन हक्कानी के जरिए ये प्लान भी पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को फ्लोट किया है कि अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत की मुद्दत अब पूरी होने पर भी इंतखाबात कंट्रोल करने में दुश्वारी हो तो निगरान हुकूमत के नाम पर टेक्नोक्रेट हुकूमत की मुद्दत बढ़ाकर मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाया जाए। पॉइंट नंबर 4, ज़रा ये भी बताते हैं कि चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल 16 सितंबर 2023 को, सदर आरिफ अलवी 9 सितंबर 2023 को रिटायर हो जाएंगे, और सदर ममलिकत इमरान खान के केसेस माफ़ करने और चीफ जस्टिस इमरान खान के केसेस पर अपीलें सुनकर अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इसलिए उनकी रिटायरमेंट के बाद मंसूबा पाया तकमील तक पहुंचाया जा सकता है। और ज़रा ये भी दावा करते हैं कि चेयरमैन सेनेट मार्च 2024 में रिटायर्ड होंगे, मगर उन्हें इंतखाबात के फौरी बाद तब्दील कर दिया जाएगा, या फिर टेक्नोक्रेट की हुकूमत आई तो चेयरमैन सेनेट की रिटायरमेंट पर ऐसी शख्सियत को चेयरमैन लगाया जाएगा जो किसी भी बिल की मंजूरी में रुकावट ना बन सके। पॉइंट नंबर 5, जरा ये भी बताते हैं कि इस मंसूबे की तैयारी के लिए बिलावल भुट्टो ना सिर्फ हुसैन हक्कानी को आगाह रखे हुए हैं, बल्कि आसिफ अली जरदारी के साथ इसहाक डार, एहसन इकबाल, अयाज सादिक और जरदारी साहब के मावनीन भी इस पूरे मंसूबे में शामिल हैं, और इसके हवाले से तैयारी जो है वो की जा रही है। पॉइंट नंबर 6, ज़राए का दावा यह भी है कि नवाज शरीफ की लंदन से वापसी में ताखीर भी इसी मंसूबे का हिस्सा है। वो इलेक्शन देर से कराने के हामी हैं, ताकि अहम शख्सियात की रिटायरमेंट के बाद ही वो अपने केसेस ख़त्म करवा कर वापस आएँ और इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले सकें, क्योंकि इन दिनों मौजूदा चीफ जस्टिस और सदर आरिफ अलवी की मौजूदगी में पार्लियामेंट से ताहयात नाहली ख़त्म कराने और दीगर केसेस में अदालती रिलीफ लेने जैसे मामलात में उन्हें मुश्किलात का सामना है। पॉइंट नंबर 7, जो इंतहाई अहम नुक्ता है, बिलावल को इसलिए नाबालिग खान साहब ने कहा क्योंकि आज उन्होंने खुद ही इशारा कर दिया कि जनाब इलेक्शन पाकिस्तान में तब होंगे जब इस्टेब्लिशमेंट में बैठे हुए इमरान खान के सहूलतकार, इमरान खान के चाहने वाले, इमरान खान से प्यार करने वाले रिटायर्ड नहीं हो जाते। अब उनका इशारा किसकी तरफ था, एक इंतहाई अहम सवाल है, और यकीनन पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, ISPR की तरफ से एक बयान भी आना लाजमी है, क्योंकि आपके मुल्क का वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट को एक बार फिर तनकीद का निशाना बना रहा है, और ये वतीरा हमेशा से सियासतदानों ने रखा। अगर आप आज़म सवाती को जो है वो पाबंद सलासल कर सकते हैं, जेल में फेंक सकते हैं, यानी अरबों रुपए की करप्शन, TTs के स्कैंडल्स में लोगों की ज़मानतें हो जाती हैं, लेकिन इस मुल्क के अंदर आज़म सवाती की जो है वो ज़मानत नहीं हो रही। वहाँ पर जो बयान दिया गया वो सहूलतकार कौन है इमरान खान के, इस पर पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट और ISPR का बयान आना बहुत ही ज़रूरी है। उन्हें रिएक्ट करना चाहिए, पूछना चाहिए बिलावल को बुलाकर कि बेटा ये तो बताओ कि इस वक्त क्या आप ये समझते हैं कि आर्मी चीफ इमरान खान के सहूलतकार हैं? क्या DG ISI इमरान खान के सहूलतकार हैं? पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कौन सा ऐसा जनरल है जो इमरान खान को आज भी सपोर्ट कर रहा है बकौल आपके, तो आप उसका नाम क्यों नहीं बताते? ये सिर्फ कन्फ्यूजन जो है वो पैदा करने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि खान साहब बार बार कह चुके हैं कि मेरी इस्टेब्लिशमेंट से कोई बात नहीं हो रही, कोई राब्ता नहीं है। हाँ, माजी में ज़रूर होता था, और फिर खान साहब ISI के किरदार के हवाले से एहतसाब कैसे होना चाहिए इस पर भी बात कर रहे हैं। गालिबन ये एक तकलीफ़ भी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को, बाकी लोगों को भी, जब मुल्क का सबसे पॉपुलर लीडर अगर ये बात कहेगा ना, तो फिर वो ज़ुबान ज़द-ए-आम होगी ना कि मुल्क का जो DG ISI है
पाकिस्तान की जो ISI है उसे क्या काम करना चाहिए, उसे एहतसाब करना चाहिए, और ये बात लोगों के जहनों में नक्श हो जाएगी। इसीलिए बिलावल जरदारी साहब जो है ना, वो मैदान में आकर इस तरह की जो सियासी बोंगियां जो हैं वो मार रहे हैं। अच्छा, उन्होंने ना फिर बिलावल ने कुछ और बातें भी कही हैं। लाड़काना में एक चादर लपेटी हुई थी, और पाकिस्तान तो खैर वो कभी कभी आते हैं, और पाकिस्तान आए और चादर लपेटी हुई जो उन्होंने गुफ्तगू की, बहुत सारे हकायक को भी लपेट दिया है। और वो क्या कहते हैं, बिलावल ये कहते हैं कि इमरान खान चाहते हैं कि आमरीत का दरवाज़ा खुले और वो बैक डोर से एक मरतबा फिर वज़ीर-ए-आज़म बन सके। खान साहब की पहले ज़िद और साजिश ये थी कि इस्टेब्लिशमेंट में बैठे उनके सहूलतकारों की मौजूदगी के दौरान इंतखाबात हों और वो कामयाब हो जाए। देखें, आमरीत का दरवाज़ा अगर इस मुल्क के अंदर खुल गया तो इसका फ़ायदा इमरान खान को नहीं होगा, इसका फ़ायदा पाकिस्तान की 13-14 जमातों को होगा जिनके पास कोई एजेंडा मौजूद नहीं है, कोई पॉलिसी मौजूद नहीं है, मुल्क को जो मुआशी दलदल है इससे कैसे बाहर निकालना है, कोई हिकमत अमली मौजूद नहीं है। यही वजह ना कि 8 माह के अंदर मेरे से नहीं होगा और शहबाज शरीफ ने हाथ खड़े कर दिए। आज मैं ना एक बयान सुन रहा था, किसी मजहबी स्कॉलर का ये बयान था, और उन्होंने कहा कि इन्होंने पाकिस्तान की आवाम की तौहीन की है। अगर मुल्क का लीडर ये कहे कि मैं अपने कपड़े बेचकर आटा सस्ता कर दूंगा, तो ये तौहीन है पाकिस्तान की आवाम की। आप ये क्यों नहीं कहते कि कपड़े तो छोड़े जनाब, मैं वो तमाम जायदादें जो मैंने पाकिस्तान से बाहर ख़रीदी, मेरे बच्चों ने जो कारोबार यहाँ पर कर रहे हैं, पाकिस्तान में जो हमारी जायदादें हैं, जो पैसा हम बाहर लेकर गए और जो इनके सबूत जो केसेस पाकिस्तान में चल रहे हैं, हम ये पैसा पाकिस्तान को वापस करते हैं। आप ये क्यों नहीं कहते चलें पैसा वापस ना करें, क्योंकि इसके ऊपर केसेस होंगे और फिर साबित नहीं हो सका, ये फिर आप आगे ला पाएंगे। जो जायदादें आपने बना ली हैं इस मुल्क में रहते हुए, आप उन जायदादों को बेचकर आटा सस्ता क्यों नहीं करते? और फिर कहाँ गया वो दावा? अगर आपने वाकई ये कहा था कि मैं कपड़े बेच दूंगा, तो फिर बेचो कपड़े, अपने ख़रीदार ढूंढो, पूछो कौन तुम्हारे कपड़ों की जो है वो बोली लगाएगा। यहाँ पर इमरान खान जो है एक दस्तखत करता है ना, तो वो बैट जो है वो लाखों का, करोड़ों का बिक जाता है। तो क्या तुम्हारे बदबूदार कपड़े कोई ख़रीदने के लिए बैठा हुआ है, या कोई इंतज़ार में है कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो अपने कपड़े उतारेंगे तो हम इन्हें ख़रीद लेंगे? ये सिर्फ़ और सिर्फ कौम को बेवकूफ़ बनाते हैं। मैं ये समझता हूँ, और मुझे वो बात बिल्कुल सही लगी कि शहबाज शरीफ ने पाकिस्तानी कौम की तौहीन की है। जो शख्स हमें बहकारी कहेगा, बेगर्स कांट बी चूज़र्स का जो जुमला इन्होंने रटा हुआ है, और मुझे ना हैरानगी होती है जब शहबाज शरीफ तकरीर कर रहा हो और वो अक्सर अंग्रेज़ी के लफ्ज़ बोलने के बाद उनका मतलब पूछता है लेफ़्ट राइट। यानी जिस तरह भाई साहब जो थे वो बरतानिया में किसी गोरे के यहाँ पैदा हुए थे और इन्हें इन अल्फाज का मतलब जो है नहीं पता हुआ, यानी ये पोज करते हैं, ये फेक लोग हैं, ये बहरूपी हैं, ये बनारसी ठग हैं जो कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। और ये पोस्ट करेंगे, शायद ये बहुत ही ज़्यादा इनके पास इल्म भी है, और ये कपड़े बेचेंगे, क्योंकि इस किस्म के काम जो है ना वो बहरूपी करते हैं, जो इस ख़ानदान को बहुत अच्छी तरह आता है। आपने कभी मरीम नवाज़ की कोई स्टेटमेंट इतने अरसे में सुनी? चूँकि बरतानिया के अंदर शॉपिंगें हो रही हैं, ठीक है, आपका हक़ है, अब्बा जी का पैसा है, करें, लेकिन पाकिस्तान जो है ना वो इनकी एक प्लेइंग फील्ड बन चुकी है, जहाँ पर आकर ये खेलते हैं, जहाँ पर इन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड चाहिए, खेलेंगे, और जब आउट हो जाएंगे ना तो फिर वो पाकिस्तान में नहीं रहेंगे, फिर वो पाकिस्तान से बाहर आ जाएंगे। तो इसीलिए व्यूअर्स, इस मरूसियत के ना मैं सख्त खिलाफ हूँ। अच्छा, फिर ये जो एक मरूसी किरदार बिलावल जरदारी है वो क्या कहता है? वो ये कहता है कि इस्टेब्लिशमेंट में बैठे उनके सहूलतकारों की मौजूदगी के दौरान इंतखाबात हों और वो कामयाब हों। देखें, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, और इस अ सीरियस नोट, ISPR को इसका जवाब लाजमी देना चाहिए। फिर उसने ये भी कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से तो उनके सहूलतकार हट गए, लेकिन किसी और इदारे में शायद उनके सहूलतकार अभी भी मौजूद हों। मैंने इसकी पूरी कहानी आपके सामने रख दी। आरिफ अलवी साहब की तरफ इशारा है, और मैंने बहुत पहले, यानी हफ्ता 10 दिन पहले ये बात कही थी कि अगर ये लोग आरिफ अलवी साहब की मौजूदगी के अंदर इमरान खान के ख़िलाफ़ कोई इकदाम करते हैं तो यकीनन फिर प्रोसेस जो तेज़ होगा, अपीलें होंगी, और फिर आरिफ अलवी साहब के पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो किसी की सज़ा जो है उसे ख़त्म कर सकते हैं। तो इस चीज़ को भी इन्होंने ख़त्म करना है, और इसको बाकायदा तौर पर बरतानिया में डिस्कस किया गया है कि आरिफ अलवी साहब के होते हुए हमें कौन कौन से चैलेंजेस जो हैं उसका सामना रहेगा। फिर उमर अता बंदयाल साहब के हवाले से भी कहा जा रहा है, गो के उस रात को जब अदालतें खुली थी तो उमर अता बंदयाल साहब गए और उन्होंने अदालत खोल कर इंसाफ दिया,
اور ایسا انصاف جسے پاکستان کی عوام جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھے گی. لیکن پھر بھی کہا یہ جاتا ہے کہ ایک سافٹ کارنر موجود ہے پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر, اور عارف علوی صاحب تو خیر ہیں ہی پاکستان تحریک انصاف کے, لہٰذا ان کے جانے کا انتظار کیا جائے. اور پھر ویورز میں آگے چل کر کچھ اور چیزیں بھی آپ کے سامنے رکھوں گا, کیونکہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں نا, ان کا کردار 2023 کے بعد جب ان کی ریٹائرمنٹ ہوگی تو کیوں امپورٹنٹ ہو جائے گا. اچھا, پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ آئینی مدت پوری نہیں کرتی تھی, ہم نے پارلیمنٹ کی آئینی مدت کو یقینی بنایا. 2007 سے 2013, پھر 2018 سے اور اب 2023 تک پارلیمان اپنی مدت لازمی جو ہے وہ پوری کرے گی. ٹھیک ہے, آپ نے پاکستان کی قوم کو جو ہے وہ بے وقوف سمجھا ہوا ہے, تو آپ یقیناً ایسی باتیں کر سکتے ہیں, اور آپ بڑے دھڑلے کے ساتھ جو یہ باتیں کر بھی رہے ہیں. پھر بلاول یہ بھی کہتا ہے کہ اگر انتخابات وقت پر ہوں گے تو عمران کے سہولتکار کسی بھی ادارے میں موجود نہیں رہیں گے. عمران خان کو اسی بات کی تکلیف ہے, اس لیے جھوٹ, نفرت, تقسیم کی سیاست کر رہا ہے, اور وہ ہر قسم کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. سیلاب, معاشی مسائل اور بے روزگاری کے باوجود عمران خان چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنی مدت پوری نہ کرے اور جمہوری ترقی نہ ہو. اور پھر انہوں نے مختلف جو اور بھی باتیں کہی ہیں, لیکن جو سب سے اہم بات ویورز اس کے اندر یہ ہے نا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی پوری سیاست, بھٹو جہاں سے یہ سیاست شروع ہوئی تھی اور بلاول زرداری تک, ان کے پاس کوئی حل موجود نہیں ہے عمران خان کی مقبولیت کا توڑ کس طرح نکالا جا سکے. ہاؤس آف شریف کے پاس لندن کے اندر بھی کوئی ایسی کوئی کتاب جو ہے برطانیہ کی کسی لائبریری میں موجود نہیں ہے جسے یہ پڑھ کر کوئی حکمت عملی طے کر سکیں کہ عمران خان کی مقبولیت کو ہم نے کس طرح جو ہے وہ توڑنا ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی کوئی توڑ موجود نہیں ہے. توڑ جو تھے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی, اور خبر بھی میں نے آپ کو دے دی کہ کیوں جو 7 نکات ہیں وہ کیسے فٹ بیٹھتے ہیں, اور لندن میں, امریکہ میں اور پاکستان میں کس طرح جو ہے وہ کام کیا جا رہا ہے. اب آ جاتے ہیں آخری نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ نواز شریف صاحب پاکستان واپس نہیں جا رہے. دیکھیں, یہ جو چیف جسٹس صاحب والا معاملہ ہے نا, آپ کو یاد رکھنا چاہیے 2023 کے بعد کس کی باری آ رہی ہے. چیف جسٹس کون ہوگا؟ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب ہوں گے. اور جب آپ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس آف پاکستان ہوں گے تو پھر فائدہ کس کو پہنچے گا؟ وہ پہنچے گا نواز شریف صاحب کو. اسی لیے چونکہ بات بن نہیں رہی, لوگ جو حکمت عملی جس طرح طے کی گئی تھی حامی بھر نہیں رہے, اس لیے نواز شریف صاحب نا برطانیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ انتظار کر رہے ہیں کہ انتخابات کی جب بھی تاریخ کا اعلان ہوگا تب ہم پاکستان جائیں گے, لیکن اس سے پہلے ہمارے کیسز جو ہیں وہ ضرور ختم ہو جائیں. تو یہ شخصیات ہیں جن کے جانے کا باقاعدہ طور پر انتظار کیا جا رہا ہے, اور یہ بات اب طے ہے کہ ان تمام طاقتوں نے ایک پیرلل نظام جو ہے وہ سوچ لیا ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ کیا یہ اپنے اس جو خبریں باہر پھینک رہے ہیں مختلف سورسز کے ساتھ, کیا یہ واقعی سچ ثابت ہوتی ہیں, یا پھر یہ ہواؤں کا رخ چیک کرنا تھا جو یقیناً عمران خان کی طرف ہے, اور آنے والے دنوں کے اندر مزید چیزیں جو ہیں وہ کلیئر بھی ہو جائیں گی. ویورز, یہ آج کا ہمارا شو تھا, اپنے کمنٹس بھیجیے گا, چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.